बजाज के भागकर घबराते हुए आने का कारण कुछ ऐसा था जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सिद्धार्थ, गौरी एक बार फिर अपने कमरे में नहीं है। ऐसा लगता है उसे फिर से किसी ने अगवा कर लिया है। मैंने आसपास की सभी जगह पर सर्च किया लेकिन गौरी का कोई ठिकाना नहीं है, मिस्टर बजाज ने कहा। उनकी ये बात को सुनने के बाद गांव के लोग, जो अब तक ये सोच रहे थे कि वे लोग सिद्धार्थ को गांव में बर्बादी फैलाने को लेकर बुरा भला कहेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे उसे अब क्या कहें। एक के बाद एक परेशानियां सिद्धार्थ की भी जिंदगी का ऐसे हिस्सा बन चुकी थी जैसे मानो वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो गौरी को उस चुड़ैल ने तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया था और आज एक बार फिर गौरी कहीं गायब हो चुकी थी। एक तरफ गौरी के खो जाने की हैरानी और दूसरी तरफ गांव के इतने सारे लोग। इससे पहले कि गौरी के लापता होने को लेकर सिद्धार्थ अपना कोई रिएक्शन दे पाता, गांव के मुखिया ने कहा, देखिए सिद्धार्थ बाबू, हम जानते हैं गौरी मैडम का लापता हो जाना आपके लिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन हम सब आपकी गलती को और कब तक यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे। बार बार आप लोगों से हवेली में इस तरह ना जाने का कह कर हम लोग तो थक चुके हैं, हार चुके हैं। हम सबको गौरी मैडम के लापता हो जाने का अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों की ऐसे ही जान गंवाते रहें, गांव के मुखिया ने सिद्धार्थ से कहा। मुखिया जी, आप लोगों ने हमेशा से मुझे और मेरे पेरेंट्स को गलत समझा। उन्होंने भी इस गांव के हालात को सुधारने के लिए, गांव वालों की मदद करने के लिए सोचा था। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि उस भूता हवेली में रुकने की जिद उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उसकी सजा तो वे लोग और मैं भी भुगत ही रहा हूं। देखिए, मैं नहीं जानता आप लोग मेरी मदद करेंगे या मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है और इस वक्त मैं गौरी की तलाश करने के लिए एक बार फिर उस हवेली की तरफ जाऊंगा, सिद्धार्थ ने गांव के मुखिया से कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि एक दिन पहले ही उस आदमी ने, जिसने सिद्धार्थ को यह बताया था कि कई साल पहले वीरानगढ़ में दो फैमिली के बीच क्या हुआ था, उस आदमी की भी दर्दनाक मौत हो चुकी है। उसका चेहरा बुरी तरह से नोच लिया गया था और उसकी गर्दन को तोड़कर पूरी तरह से मरोड़ दिया गया था। कई मायनों में गांव वालों का गुस्सा जायज भी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सिद्धार्थ के या गांव वालों के हाथ में हो। फिर क्यों गांव वाले ऐसे हिम्मत हार जाया करते थे? इन सब के पीछे की वजह बहुत ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली थी। वीरानगढ़ के इतिहास का हर एक पन्ना खून से सना हुआ था। सिद्धार्थ की ही तरह कभी गांव में एक और फैमिली आकर बस गया था। गांव वालों ने उन लोगों को गांव की सरहद में कदम रखने से मना किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो फैमिली भी शहर से ही आया था और उस फैमिली के भी ज्यादातर लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। उनके साथ ऐसा हुआ था कि शहर में उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें लगभग अपनी सारी जमा पूंजी देनी पड़ी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शहर में कोई रुतबा नहीं कमाया था, लेकिन आज की दुनिया की सच्चाई यही है कि पैसा है तो सब अपने और पैसा नहीं तो अपने भी पराए। लोगों के पास उनके टेक्सटाइल फैक्ट्री को तबाह हो जाने के बाद उनके लिए बस सिंपैथी ही थी। सच तो ये था कि पहले जो लोग हर वक्त उनके साथ रहना चाहते थे, वो लोग अलग अलग वजह बताकर उनसे दूरी बनाने लगे थे। शहर के लोगों से वो अब परेशान हो चुके थे। जब एक बार उनके फैमिली के मुखिया ने यह ठान लिया कि अब वो लोग शहर में नहीं रहेंगे, तो वे लोग अपनी पुश्तैनी गांव वीरानगढ़ चले आए। वीरानगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और उसके साथ साथ ही उनके पास पानी भी था। उन्हें यहाँ आकर बसने से पहले उनके दूर के रिश्तेदार और नौकर उनकी जमीन पर खेती किया करते थे। उनके इतने ज्यादा आत्मविश्वास और बहादुरी के पीछे की वजह यह थी कि उन लोगों को खुद के तंत्र मंत्र और सिद्धियों पर बहुत ज्यादा यकीन था। फैमिली का मुखिया अमर सिंह भाटी एक जानकार आदमी था। उनका फैमिली कई साल पहले वीरानगढ़ छोड़कर सूरत में बस गया था। उन्होंने सोचा था कि शहर के बेदर्द लोगों का सामना करने से बेहतर है कि वे लोग वीरानगढ़ के भूतों के साथ अपनी जिंदगी जी लें। वीरानगढ़ में आने के बाद वो उन लोगों की पहली ही रात थी। गांव के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि वो उन भूतों का सामना कर सकता है, अमर सिंह रात भर अपने घर के बाहर बैठा रहा। गांव वाले इस बात को जानते थे कि ऐसा करके वो अपनी मौत को दावत दे रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात बाहर रहने के बावजूद भी वो सही सलामत था। सच्चाई तो ये थी कि अमर सिंह इस बात को समझ ही नहीं पाया था कि हवेली का शैतान इंसानी जानों से शतरंज की चाल चला करता है। उसके लिए किसी इंसान की जान
शतरंज के प्यादे के मारे जाने से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। सुबह होते ही उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि इतने दिनों से उनके फैमिली में जो उठापटक हुई थी उसके कारण तबीयत बिगड़ना लाजमी था, लेकिन उसके मानने से क्या फर्क पड़ने वाला था। दवाइयां देने के बावजूद भी उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ते गई। भाटी फैमिली के साथ ही सब कुछ जिसकी शुरुआत हुई थी उसका तो वीरानगढ़ की हवेली से कुछ लेना देना तक नहीं था, लेकिन जिस जगह पर शैतान की हुकूमत हो वहां बसकर खुशहाल रहना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। जानकार होने के बावजूद भी अमर सिंह या उसके घर में कोई भी नहीं समझ पाया था कि अमर सिंह की बीवी रूपा की बीमारी दरअसल दवाई से ठीक होने वाली थी ही नहीं। जैसे तैसे बुखार और जोड़ों में हो रहे खतरनाक दर्द को बर्दाश्त करते हुए 3 दिन बीत गया, लेकिन अगली रात उसकी बीवी पर एक खतरनाक रूह कब्जा जमा चुकी थी। उसके शरीर और बर्ताव में अजीब तरह के बदलाव आने लगे थे। उसकी आंखें इतनी लाल हो चुकी थी मानो जैसे आंखों में अंगारे उतर आए हो। बाल अजीब तरह से रूखे और बेजान हो गए थे। वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगी थी और उसके शरीर की हरी हरी नब्ज दिखाई देने लगी थी। उस रात उनके उस पुराने घर में कुछ अजीब सी बदबू आने लगी और रूपा भाटी को ढंग से कपड़े तक पहनने का होश नहीं रह गया था। जब उसके लिए उसके कमरे में खाना लाया गया तो उसने उस थाली को फेंकते हुए गुर्रा कर कहा, मुझे छोटे बच्चे का मांस खाना है। मेरी प्यास पानी से नहीं बल्कि खून से बुझेगी। चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहने के बाद वो बहुत जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगी और पसीने से तरबतर हो गई। अब अमर सिंह समझ चुका था कि उसने गांव वालों की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन कई बार इंसान का खुद पर जरूरत से ज्यादा यकीन पूरे खानदान को तबाह कर देता है। ऐसा ही कुछ अमर सिंह के साथ भी होने वाला था। अमर सिंह की बीवी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत हद तक वैसा ही था जैसा गौरी के साथ कुछ महीनों पहले हुआ था। गौरी को तो जैसे तैसे उस भूतनी से बचा लिया गया था, पर रूपा की हालत उस रात हद से ज्यादा बदतर हो गई। जब अमर सिंह और उसके बेटों ने अपनी विद्या और टोने टोटके इस्तेमाल करके रूपा को उस आत्मा के चंगुल से आजाद कराने की कोशिश की तो वहां का मंजर बहुत खतरनाक हो गया। एक माँ ने ही सबके सामने आगे बढ़कर अपने 18 साल के छोटे बेटे को उसकी गर्दन पकड़कर तान दिया। इससे पहले कि किसी और मंत्र या किसी और भूत भगाने वाली चीज का उस पर प्रयोग किया जाता, उसने सबके सामने ही अपने बेटे को किसी कपड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि उसने अपने बेटे की खोपड़ी को इतनी जोर से मरोड़ा कि वो किसी तरबूज की तरह फट गई। खून का वो मंजर देखकर भाटी परिवार के सभी लोगों की रूह कांप गई, लेकिन उनकी मौत का सिलसिला वहीं थमने वाला नहीं था। पहले तो गांव के तमाम लोगों ने उन लोगों का साथ देने से इनकार कर दिया और बस परिवार के लोगों ने ही उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। मरने के बाद भी उसका खून इतना बह रहा था कि उसे उड़ाया गया सफेद कफन लाल हो गया था। जब उसका अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो उस वक्त कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हुआ। उसकी अर्थी को कंधे पर उठाते ही उस लड़के का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हरे बांस की बनी हुई अर्थी पूरी तरह से बीच से लटक गई। थोड़ी ही देर बाद अर्थी को उठाकर रखने वालों ने उसे नीचे पटक दिया और उसके तुरंत बाद उस अर्थी में खुद ब खुद आग लग गई। उसके परिवार के लोगों को उस लड़के को आग देना तक नसीब नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद एक एक करके उसके परिवार के 3 और लोगों की मौत हो गई। उन सबको भी दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह की पत्नी रूपा ही थी। दरअसल उसके शरीर में जो बुरी आत्मा बस गई थी वो उस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किए बिना चैन नहीं लेने वाली थी। फिर एक दिन अमर सिंह ने जब दोबारा उस आत्मा को उसकी पत्नी के शरीर से बाहर निकालने के लिए एक टोटके का सहारा लेना चाहा तो सबके सामने उसकी पत्नी ने अपनी खुद की गर्दन अपने हाथों से पकड़कर किसी ककड़ी की तरह तोड़ दी। इसे देखकर सभी लोग सन्न रह गए और अमर सिंह पागल हो गया। उसके परिवार के बाकी बचे हुए लोग अब भी दहशत के साए में जैसे तैसे जी रहे हैं। गांव वाले को यह लगने लगा था कि सिद्धार्थ और गेस्ट हाउस में रह रहे लोगों का भी ऐसा ही कुछ अंजाम होने वाला था। अगर गौरी के शरीर पर एक बार फिर कोई आत्मा हावी हो गई तो इस बार मौत का जो खेल होगा वो किसी से भी रुकेगा नहीं। तो क्या अमर सिंह की फैमिली में जो कुछ हुआ था वैसा ही कुछ गेस्ट हाउस के लोगों के साथ भी होने वाला था? क्या गौरी सिद्धार्थ को
उसी हवेली में मिलने वाली थी? क्या सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के रास्ते से भटकने वाला था? क्या यह सब कुछ शैतान की मर्जी से हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। गांव वालों की बातों में सच्चाई थी और सिद्धार्थ ने कभी इससे इनकार नहीं किया था। उन लोगों के बीच आपस की बहस का कोई मतलब नहीं था। तुम लोगों को यह समझना होगा कि सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का है जो अभी तक उस हवेली के शैतान की दी हुई 5 पहेलियों को पूरा कर चुका है। अगर ऐसा होता रहे तो एक दिन वो शैतान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होते ही इस गांव को भूतों से आजादी मिल जाएगी। यहाँ के सारे भूत उस शैतान की ही गुलामी किया करते हैं। तुम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से समझ भी चुके हो, फिर भी न जाने क्यों तुम सिद्धार्थ का साथ नहीं देना चाहते। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने उन भूतों की वजह से दुख या तकलीफ ना सही हो। तुम उसकी मदद ना करो ना सही, लेकिन अब बहुत हो चुका। तुम उसकी परेशानियों को और बढ़ाना बंद करो, बूढ़े बाबा ने गांव वालों से कहा। गांव वाले बूढ़े बाबा की बात को मानकर बिना ज्यादा बहस किए वहां से चले गए। लेकिन जाते वक्त भी उन सभी के बीच अमर सिंह और रूपा की कहानी ही चर्चा का विषय बनी रही। सिद्धार्थ अपना टूल बैग साथ लेकर गौरी की तलाश करने के लिए गांव की पगडंडियों से होते हुए बाहर निकल गया। हालांकि वो ये जानता था कि गौरी को हवेली में ही कैद करके रखा गया होगा, लेकिन फिर भी वो गांव के बाकी हिस्सों से होते हुए वहां पहुंचना चाहता था। उसने सोचा कि अगर उसे गांव के बाहर ही कहीं गौरी मिल जाए तो उसे हवेली की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो पास के खेतों में ही उसको ढूंढने लगा, क्योंकि सिद्धार्थ को लगा कि शायद गौरी मन की शांति के लिए वहीं कहीं टहलने गई होगी। हालांकि वो ये जानता था कि गौरी को हवेली में ही कैद करके रखा गया होगा, लेकिन वो फिर भी गांव के बाकी हिस्सों से होते हुए वहां पहुंचना चाहता था। तेज हवा के झोंके गौरी के रेशमी बालों को उड़ा रहे थे। सिद्धार्थ को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यूं ही गौरी को ढूंढने जाएगा और वहां उसे वो आते हुए मिल जाएगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा कि जिस लड़की से इतना प्यार करता हो और खुलकर आज तक इजहार न कर पाया हो, और इस तरह वो उसे अकेली मिल जाए तो भी वो उसे कुछ न कह सके। लेकिन सिद्धार्थ तो हमेशा से ही ब्रेव बट शाय नेचर बॉय था। खैर जो भी हो, वो गौरी को सामने से आता देखकर खुश हो गया था। लड्डू तो दोनों के ही मन में फूट रहे थे। गांव की आए दिन नई परेशानियों में घिरी जिंदगी और सिद्धार्थ के पेरेंट्स को ढूंढने की टेंशन को लेकर उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे मौत भी ऐसी जिंदगी से बेहतर होती है। इससे पहले कि गौरी सिद्धार्थ के पास आती, अचानक से वहां का माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया। बारिश की बहुत तेज बौछार पड़ने लगी और उसके साथ ही ऐसा लगने लगा जैसे हवा कोई गीत गा रही है। सिद्धार्थ तो पहले से ही गौरी को अपना दिल दे बैठा था। वीरान गढ़ के उस खौफनाक और बदरंग माहौल में जब से सिद्धार्थ ने गौरी को देखा था, उसे जिंदगी एक बार फिर खूबसूरत लगने लगी थी। दोपहर के थोड़े पहले का वक्त, जब सिद्धार्थ और गौरी दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश दोनों के दिल में आग लगा रही थी। गौरी ने सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार कभी भी खुलकर नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से वो हमेशा सिद्धार्थ के लिए अपनी जान पर खेल जाया करती थी, ये प्यार नहीं तो और क्या था। सिद्धार्थ के बिल्कुल नजदीक पहुंचने से पहले गौरी पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उसके भीगे हुए गोरे गालों से पानी टपकते हुए उसके लाल होंठों तक पहुंच रहा था। सिद्धार्थ जो पूरी तरह भीग चुका था, व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहना हुआ था, जो अब भी बारिश से ट्रांसपेरेंट हो गया था, और उसकी रिप्ड फिजिक उसके ट्रांसपेरेंट शर्ट से प्रॉपरली दिख रही थी, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। भीगने के बाद पहले से और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। गौरी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अंकल और हम सब लोग कितने परेशान हो गए थे। ऊपर से गांव वाले सुबह सुबह एक और मौत की खबर लेकर गेस्ट हाउस चले आए थे। तुम्हें पहले भी कहा है कि जाने से पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया करो, क्योंकि यह जगह ठीक नहीं है। गौरी, तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं उस हवेली में नहीं गया था तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हम लोग वहां वैसे भी नहीं जाने वाले थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अंकल को क्या जवाब देता? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ ने गौरी से ये सारे सवाल जिस अंदाज में और जिस हक से पूछे थे, उससे तो साफ लग रहा था कि वो गौरी से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गौरी सिद्धार्थ की आंखों में देखकर इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी थी कि भले ही सिद्धार्थ अपनी जुबान से ये सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। हाँ, सचमुच
उसकी आंखों में कुछ और ही था। गौरी, गौरी और सिर्फ गौरी। वो तो टकटकी लगाकर बारिश में भीगती हुई खूबसूरत गौरी को देख रहा था। उसका मन गौरी को अपनी बाहों में समेट लेने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं समझती हूँ सिद्धार्थ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ दौड़े चले आओगे। इतने दिन हो गए हम दोनों को मिले। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। हमारे नसीब का खेल भी तो देखो कि हमें मिला है भी तो वीरानगढ़ जैसी मनहूस जगह पर, गौरी ने कहा। गौरी सिद्धार्थ से इस वक्त इन सारी बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। ऐसे खुशनुमा माहौल में भला एक खूबसूरत लड़की एक जवान लड़के से क्या भूत प्रेत और मौत की बात करना पसंद करेगी? गौरी की पलकें पानी की बूंदों से भीग चुकी थी। उसकी काली आंखें और काले बाल उसके गोरे चेहरे को इस बारिश के मौसम में और भी ज्यादा हसीन बना रहे थे। सिद्धार्थ ने लंबी गहरी सांस लेते हुए गौरी से कहा, सॉरी, मुझे इस वक्त ऐसी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये गांव ही ऐसा है। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और कह पाता, गौरी आगे बढ़ी और उसने अपनी उंगली सिद्धार्थ के होंठों पर रख दी। उन दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लोग बारिश में पहली बार भीग रहे थे, लेकिन यह बारिश बहुत खास थी। हर किसी के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि जिसे वो बेहद प्यार करता है, उसे वो इस तरह से भीगते हुए कहीं खुले आसमान के नीचे बिना किसी रोक टोक के मिल सके। थोड़ी ही देर में गौरी सिद्धार्थ की बाहों में सिमट गई। सिद्धार्थ भी अपने पर काबू नहीं रख पाया और उसने भी गौरी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों जल रहे थे और वो दोनों पहली बार कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट और आवाज को भी महसूस कर पा रहे थे। इस वक्त सचमुच उनके दिल आपस में टकरा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम इतनी ज्यादा क्यूट, इनोसेंट और शाय हो कि अगर आज भी मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो शायद तुम तो हमेशा भूत प्रेतों में ही उलझे रहते। मैं जानती हूँ तुम भी बचपन से मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने आज तक कभी इजहार नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आई रियली लव यू सो मच। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें न जाने कब यह एहसास होगा कि तुमने मुझे कितना सताया है, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ गौरी की बात को सुनकर खुद को और भी ज्यादा देर रोक नहीं पाया और उसने दोनों हाथों से गौरी के चेहरे को थाम लिया। पहले उसने गौरी के गालों से उसकी भीगी लटों को हटाया और फिर उसके सुर्ख लाल होठों को चूम लिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। इस वक्त वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर सिद्धार्थ का बिल्कुल भी काबू नहीं था। दोनों ही यूं ही एक के बाद एक बारी बारी से एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश अचानक थम गई और धूप निकलते ही अगले ही पल मौसम ऐसा हो गया जैसे कभी बारिश हुई ना हो। सिद्धार्थ को अब तक जो गौरी की सांसों की खुशबू आ रही थी उसकी जगह एक अजीब सी स्मेल आने लगी और जब इस बात का एहसास सिद्धार्थ को हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही कुछ इतना खतरनाक हुआ कि सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गिर गया। वो खड़ा हुआ और वहां से कुछ कदम और पीछे बढ़ा। बारिश से भीगा हुआ सिद्धार्थ एक पल में पसीने से तरबतर हो गया। उसके दिमाग से प्यार का सुरूर अगले ही पल उतर गया। तो ऐसा क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ जिससे वो इतना घबरा गया? क्या उन दोनों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी? सिद्धार्थ को वो किस चीज की अजीब सी स्मेल आई थी और अचानक से बारिश के रुक जाने के पीछे क्या राज हो सकता था? इसके आगे क्या होने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए।